वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम उसी मामले को आगे लेकर चलेंगे, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, और फ़ज़ाई हवाले से बात करेंगे, क्योंकि अभी हमने इस हवाले से बात नहीं की क्योंकि पाकिस्तान की फ़ज़ाई सिस्टम को कितनी बर्तरी हासिल है और भारत जिस तरह से राफेल कर रहा है, तो किस हद तक उनका सिस्टम कंट्रोल हो सकता है या फिर उसको बर्तरी हासिल हो सकती है। इसी पर बात करने के लिए एयर मार्शल रिटायर्ड मसूद अख्तर साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं कि भारत की तरफ से राफेल का बड़ा शोर है। पुलवामा के बाद पाकिस्तान ने जब उनका जहाज आपको पता है कि गिराया था और उसके बाद मोदी राफेल कह रहा था। अब इंडिया के पास राफेल तो है, क्या उनका एयर डिफेंस सिस्टम हमारे सिस्टम से ज्यादा उसको बर्तरी हासिल है और आप समझते हैं कि वो उस तरह से परफॉर्म कर सकता है जिस तरह से होना चाहिए? अच्छा परफॉर्म तो करेंगे वो, क्योंकि वो अच्छा जहाज है। याद रखिए कि मोदी ने जब स्विफ्ट रिकॉर्ड हुई थी और हमने अभिनंदन के जहाज गिराया था, तो उसने कहा कि अगर हमारे पास राफेल होते तो हम ये ना होने देते। सो राफेल नंबर 1 इज अ गुड एयरक्राफ्ट, नंबर 2 इट हैज गॉट अ गुड रेडार, नंबर 3 इट हैज गॉट अ गुड बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल। तो लेकिन एयर चीफ मार्शल सिद्धू न्यू दिस, so he has very good contacts with the Chinese, so he straight away inducted the J-10C, और 6 महीने के अंदर J-10C आ गए और मिराकुलसली 6 महीने के अंदर ट्रेन करके को इंटीग्रेट करके हमारी एयर पावर डॉक्ट्रिन में he took them into battle in ऑपरेशन मर्ग बर समाचार। टॉप कवर J-10 ने दिया था, और ऑल्दो इन एंगर उसने वेपन कोई नहीं फायर किया, बट बैप्टाइज वो जो कहते हैं ना कि उसकी इंट्रोडक्शन इनटू कॉम्बैट हो गई थी। सो नंबर 1 के J-10C इज बेटर देन इन सम वेज देन द राफेल एंड इट्स BVR व्हिच इज कॉल्ड द मीटियोर, जो कि मीटियोर की रेंज जो है वो तकरीबन 100 किलोमीटर के करीब है, और इसकी रेंज जो है बिकॉज ये 200 से 300 किलोमीटर है, सो 250 किलोमीटर ये है, उसकी कोई 150 किलोमीटर के करीब रेंज है। बिकॉज PL-15 जो है उसकी रेंज ज्यादा है। नंबर 2 जो J-10C है उसका रेडार सेक्शन बड़ा है, नोज बड़ी है, तो बिकॉज दोनों में स्कैंड अरे रेडार है। हम जब मिराज उड़ाते थे तो एक सिंगल रेडार एंटेना होता था कॉल्ड द डॉपलर रेडार एंटेना, पूरा एंटेना मूव करता था। अच्छा, आजकल के जो स्कैंड एरे रेडार्स हैं उन्हें उसमें हजारों एलिमेंट्स हैं, क्योंकि ये बड़ा डायमीटर है, इसमें ज्यादा एलिमेंट्स हैं, दूर देख सकता है, पिकअप जल्दी नहीं होता दूसरों से, तो इट इज सिक्योर आल्सो इन दैट वे। नंबर 2, not only J-10C but even Block 3 has been integrated with both scanned array radar and the PL-15। और आपने पढ़ा होगा कि पिछले ही 2 हफ्ते के अंदर चीन ने 100 से ज्यादा हमें PL-15 दिए हैं, शुरू में कम थे। So China of course is wanting to contain India through us, तो उसने अपनी नेशनल इंटरेस्ट में ये सब कुछ किया है। So we have the answer for the Rafale, और the time will अच्छा prove। ठीक है मसूद साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने बात BVR की, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल की, सो ये हमारे पास भी ये टेक्नोलॉजी तो मौजूद है, ये हमारे किस काम आ सकती है इंडिया के खिलाफ? कोई एयरफोर्स अगर एयर सुपीरियोरिटी में अच्छा नहीं करती तो वो अपनी ग्राउंड फोर्सेस को डिफेंड नहीं कर सकती। हमारी एयर सुपीरियोरिटी के लिए नंबर 1 J-10C with its big radar, scanned array radar, and PL-15 with 250 kilometers range. Then we have the Block 3, जिसमें के वही PL-15 है और scanned array radar compatible with the Rafale. Then we have the F-16s, Doppler radar, AMRAAM, but obviously उस वक्त हमने F-16 का AMRAAM एम्प्लॉय किया था, जिसको सुखोई 30 को भी मारा था और अभी नंदन के MiG-21 को भी मारा था। सो एयर सुपीरियोरिटी में BVR इज गोइंग टू प्ले अ वेरी बिग रोल, और अगर हम एयर सुपीरियोरिटी या फेवरेबल एयर सिचुएशन या पैरिटी भी क्रिएट कर लेते हैं एयर के अंदर, तो देन वी कैन डिफेंड आवर ग्राउंड ऑपरेशंस एंड सरफेस ऑपरेशंस इन द सी। तो BVR
याद रखिए कि आज की एयरफोर्स इज गोइंग टू बी मेजर्ड कि जहाज कितना तेज उड़ता है, कितनी जल्दी पहुंच जाता है बैटल एरिया में टू रिएक्ट, उसका रेडार कितना अच्छा है, वो डॉपलर है या स्कैन अरे है, और उसका बीवीआर कितना अच्छा है। सो वी हैव एक्सप्लेन कि PL-15 और J-10C का जो स्कैन अरे रेडार है और जो ब्लॉक 3 का वो थोड़ा रिलेटिवली छोटा है KLJ-17, but it is quite compatible with, can compare reasonably good against the Rafale. बिल्कुल। And F-16 number 3, battle for air superiority, उसकी victory is a must. अच्छा, आपने अभी MiG-21 की बात की, तो इंडिया के अपने मीडिया से खबरें मिलती हैं कि उनके MiG-22 जिनको फ्लाइंग कॉकस कहा जाता है, उनके उसके अलावा उनके जहाज जो हैं वो रोज़ गिरते हैं। और हमारी फ़ौज की कितनी तैयारी है, आप क्या समझते हैं कि इस तरह का ऑपरेशन जो किए जा रहे हैं, क्या कोई मज़ीद ऑपरेशन करने की भी ज़रूरत है या फिर पाक एयरफोर्स कर सकती है, इतनी सलाहियत है? 21 देखिए, एक स्टोरी शायद आप सवाल पूछे मुझे, मैं भी आंसर कर देता हूं। उन्होंने 26 राफेल तैयारों और क्यों खरीदे हैं? क्योंकि तेजा या LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसने MiG-21, MiG-29, 23, 27 को बाय फोर्स उनको रिटायर करना पड़ा, उनको रिप्लेस करना था, जैगुआर को रिप्लेस करना था, उसने अच्छा नहीं किया। इसी वजह से एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने बहुत सख्त शिकायत की। ऑल्दो वो कहते हैं कि मेरी ये अपना बैंटर था विद द पीपल दैट आई केप्ट ट्रेनिंग इन HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, और वो रिलीज हो गया वीडियो। तो उसने बड़ी सही शिकायत की कि आप मुझे अभी तक 40 जहाज नहीं दे सके। JF-17 जो कि 10 साल बाद ड्राइंग बोर्ड्स पे आया, वो आज 5, 6, 7 स्क्वाड्रन्स हैं, जिसमें से 2 या 3 ब्लॉक 3 स्क्वाड्रन्स हैं और बाकी ब्लॉक 2 हैं, और वो रेंज एक्सटेंशन किट्स के साथ हैं जो कि हमने स्विफ्ट रिटॉर्ट में इस्तेमाल किया विद प्रिसीजन, मर्ग समाचार में इस्तेमाल किया विद प्रिसीजन, नो कोलैटरल डैमेज। और जब हमने किया स्विफ्ट रिटॉर्ट में, तो जहां हमने उसका कर्सर रखा हुआ था, ट्रैकिंग सिंबल, वो इनिशियली ब्रिगेड हेडक्वार्टर पे था रजौरी में। वो गुड दैट ही टुक इट अवे बाय 3 to 5 किलोमीटर्स, वरना उस वक्त शायद एक 2 या 3 स्टार उस हेडक्वार्टर में बैठा था। बिल्कुल ऐसे। Likewise, of course, in the Nowshera depot. So उनके पास एक क्राइसिस है। MiG-21, MiG-29, Jaguar, ये जहाज हैं जो कि रिप्लेस कर रहे हैं उन्होंने, बट तेजा अभी एक स्क्वाड्रन भी नहीं दे सका। और ब्लॉक 1 के प्रॉब्लम्स हैं, कवेरी इंजन के प्रॉब्लम है, 404 इंजन उनको मिल नहीं रहा इतना जल्दी। चाहे जाए कि वो 414 चाहते हैं फॉर देयर एमका एटसेट्रा, वो तो बहुत बात की बात है। ऐसे ही। So they have huge problems. बिल्कुल ऐसी। अच्छा, प्रॉब्लम्स की आपने बात की है मसूद साहब, तो मीडिया जब हम सुनते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास के ब्राह्मोस है, जिसके हवाले से वो बताते हैं कि पाकिस्तान के पास कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो इस तरह की बातें मिलती हैं कि बिल्कुल हमारे पास कुछ नहीं है। इस हवाले से आप थोड़ा सा हमें और हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा कि ब्राह्मोस का कोई तोड़ है हमारे पास? ज्यादा डेडली अभी आई डोंट थिंक इट इज ऑपरेशन ऑन अ फाइटर एयरक्राफ्ट, बट ग्राउंड टू ग्राउंड जो ब्राह्मोस है दैट इज सपोज्ड टू बी वेरी डेडली। सरफेस टू सरफेस मिसाइल, ये भी एक सिनेरियो पेंट किया जाता था कि द वॉर कैन बी लेड बाय सरफेस टू सरफेस। इससे बड़ी हमाकत नहीं हो सकती। अगर पहले सरफेस टू SSM अटैक के ऊपर प्राइम मिनिस्टर मोदी पर्सनली बैठ के आए टू एश्योर कि ये कन्वेंशनल है और अनकन्वेंशनल या न्यूक्लियर टिप नहीं है, नोबडी विल बिलीव एंड द एंटायर वर्ल्ड विल अप इन आर्म्स टू से स्टॉप दिस नॉनसेंस। सो SSMs की जंग नहीं हो सकती। ब्राह्मोस इस वक्त ऑपरेशनल नहीं है। गालिबन उसने तेजा के ऊपर ही जाना था या किस जहाज पे जाना था, बट आई हैव नॉट हर्ड अबाउट इट, सो वी डोंट हैव too much of a problem with that. BrahMos obviously is more air to surface in my view rather than air to air. So air to air में we don't have to bother. But अगर हम फेवरेबल एयर सिचुएशन या एयर टू एयर, लेकिन सर अब जो बढ़ रही हैं, हम देख रहे हैं 22 अप्रैल से ये मामला शुरू हुआ। आपको क्या लगता है कि हम देख रहे हैं कि रिवायती तौर पर भारत जो है डिफरेंट सेक्टर्स पर आकर अटैक करता है, हमला करता है। इस बार भी हम क्या तवक्कुआत करें कि भारत रिवायती तरीके से ही आएगा या फिर कोई ऐसी इत्तलात हैं कि वो गैर रिवायती तरीका भी अपना सकता है? We should be very humble about it. उनकी तरह हमें तकब्बुर नहीं करना चाहिए। याद रखिए कि स्विफ्ट रिटॉर्ट जब 26 की रात को की, तो 26 की सुबह को
they had a wall of air defense caps, combat air patrols. उसमें MiG-29 भी थे, Sukhoi 30 भी थे, Mirage 2000 भी थे, MiG-21s भी थे, because they expected, हमारी गवर्नमेंट ने कहा था, we will retaliate, we will not think. But because डैमेज नहीं हुई थी, तो then hubris took over, arrogance. यार डर गए हैं ये लोग. जिस तरह न्यूक्लियर गए थे ना, तो अडवाणी ने कहा था, now you listen to us because we are a nuclear power. Hubris and arrogance took over. हम में ये arrogance नहीं होनी चाहिए. और हमने next day, मुजाहिद अनवर चीफ थे, he chose a time and place of his choosing, his selection. 10 o'clock, broad open daylight, not dawn, not dusk, जो कि normally होता है. And he gave a very, very good account in swift retort. And उसने 3 objectives achieve किए. He established, of course, he gave a calibrated, he gave a proportionate, and he gave a graduated response ताकि डैमेज कम से कम हो और उनकी इतनी डैमेज ना हो कि उन्हें रिस्पॉन्ड करना पड़े हवा में. ऐसे ही. तो परवीन साहनी obviously he talks a lot of pro Pakistan things. वो मैं उनको सुन भी रहा था मसूद साहब के जो उनके दिफाई तज़किरे परवीन साहनी की, उनके तो ये अल्फाज भी बड़े कीमती मुझे लगे और इसके ऊपर मैं आपका तबसरा चाहूंगा कि वो कहते हैं कि राफेल के होने के बावजूद भी भारत पाकिस्तान पर हमला नहीं कर सकता. क्या ऐसा मुमकिन है? क्योंकि एक तरफ तो इंडियन मीडिया शोर मचा रहा है कि राफेल पता नहीं उनको क्या मिल गया कि उनको पाकिस्तान के ऊपर बर्तरी हासिल है. One can read only in between the lines. परवीन साहनी ने जो कि pragmatic thinker है इंडिया में, he is a retired army officer, उसने कहा कि जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि you have the liberty to do what you think, या कौन से टारगेट्स मारने हैं, he did not say go for a full-fledged war and punish the Pakistanis. उसने नहीं कहा. Meaning thereby he is being very, very cautious. According to Parveen Sahni, they know कि हम एक full-fledged अगर probably महीने की जंग परमिट कर दें इंडिया को, तो 15 लाख उसकी फौज है, हमारी 6 लाख है. 32 फाइटर स्क्वाड्रन्स उनके हैं, हमारे 18-19 हैं. नेवी भी हमारी छोटी है. सो अगर टोटल कॉम्बैट पावर जनरेट कर ले पूरे एक महीने की जंग में, तो यस दे कैन डू वेल. लेकिन अगर 24 घंटे 48 घंटे की जंग लड़नी है, दे कैन नॉट जनरेट देयर टोटल कॉम्बैट पावर, और वो फिर जनरली लोकलाइज हो जाएगी जो आप कह रहे हैं. सो अकॉर्डिंग टू हिम, आर्मी इज द ओनली सर्विस जिसके पास कुछ फ्लेक्सिबिलिटी के ये टारगेट चूज करें अलोंग द एलओसी, गिलगित बल्तिस्तान की वाली साइड पे, ये इधर भी. ओवर देयर आई डोंट थिंक एनीथिंग इज गोइंग टू हैपन. तो मे बी के जंग टोटल ना हो, और अगर होती है तो पाकिस्तान एयरफोर्स स्पेशली. बिल्कुल ऐसा ही है सर. बिल्कुल फरमाया. मुझे आखिर में ये बताएगा कि सर अब बातें हो रही हैं कि काइनेटिक ऑपरेशन तो भी होना है, लेकिन बहुत सारी बातें अब ये चल रही हैं कि शायद पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली वॉर में थोड़ा सा पीछे रह गया है. तो आप क्या एग्री करते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से? ख्याल में हमारा डिप्लोमेटिक मनूवर, जिसको हम एक्सटीरियर मनूवर कहते हैं एनडीयू में, वो हमेशा ही थोड़ा कमजोर रहा है. और देखिए ना, उन्होंने ना कोई प्रूफ किए हैं, ना वो एक इंटरनेशनल इसमें इन्वेस्टिगेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं. 150 किलोमीटर अंदर उन्होंने हमला करवा दिया, और आर्मी को सब उन्होंने क्यों पुल आउट किया, वो सिक्योरिटी नहीं दी थी. हफ्ता हो गया, वो 6 बंदों को पकड़ नहीं पाए, जो कि फ्लर के साथ लाउड एंड क्लियर इंफ्रारेड सिग्नेचर रात के वक्त भी देते हैं, और नहीं पकड़ पाए. सो लेकिन उसके बावजूद अमेरिका ने स्ट्रेट अवे सपोर्ट किया, इजराइल ने स्ट्रेट अवे सपोर्ट किया, यूरोपियन यूनियन ने सपोर्ट किया, और यूएई के मिनिस्टर को जब हमारे मिनिस्टर ने बात की, तो उसने कहा वेल यू शुड डिस्कस एंड sort out. He did not clearly support us. So हमें बेहतर करना चाहिए, और मेरे ख्याल में चाइना हमें फुल्ली सपोर्ट करेगा, टर्की आई थिंक सपोर्ट कर रहा है हमें, बट बाकी मुसलमान मुल्कों को भी करना चाहिए. और हमारा
जो फॉरेन पॉलिसी एक्सटीरियर मनूवर ठीक हो गया। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ख़वातीन और हज़रात। मेरा ख्याल है कि एयर का व्यू लेना भी बड़ा लाजमी था कि ज़रूरी हमारी हो गया एयरफोर्स क्या कुछ कर रही है। इससे पहले हमने नेवी के हवाले से बात की, पाकिस्तान की बड़ी फौज के हवाले से बात की, लेकिन एयर मार्शल साहब की बातें सुन के हमें हौसला अफजाई काफ़ी ज़्यादा हुई है कि हमारे पास वो तमाम दर कैपेबिलिटीज मौजूद हैं जो हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के पास हैं। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पे वक्त हुआ चाहते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सी यू ऑन द अदर साइड, जहाँ पे हम डिफरेंट चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस।